नमस्कार राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर, पढ़ाई भी चल रही है, मौज भी चल रही है, मजा भी आ रहा है। आगे बढ़ जाएगा। हाँ भाई, चलो आगे चलते, आगे चलते, आगे चलते। चलो ठीक है, क्या करें देखो भाई, हम आगे चलते हैं। सुनो भाई, तुम लोग बताइए कौन से लेक्चर में बीबी आ गई थी, तुम पढ़ नहीं पाए ना। हाँ, इससे एक लेक्चर पहले वाले में मेरी बीबी आ गई थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो मैं वापस समझ गया हूँ। चला जाओ, ध्यान नहीं देना मेरे बिल्कुल। हमारी शादी ध्यान दो बेटा, भाई शादी बुलाओगे नहीं बुलाओगे मेरे को, बोलो बुलाओगे बुलाओगे सर, शादी में रात को और कुछ मत मान लिया, अभी आगे पढ़ोगे। अरे आना बोलो भाई, ध्यान नहीं, तुम्हारी शादी वाला टेंशन मत लो, चला जाओ। ऐसे मास्टर से वैसे मत, मेरे को और भी बहुत सारे ज्ञान है कि नहीं। हाँ सर, चला जाओ। शादी का नाम लेते ही उसका हर समय देखने लगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सवाल दिया था लास्ट में, फालतू बात नहीं हटाओ, काम की बात आ जाओ। ये भैया रीड आ रही है रूट 2 7। पहली बात बताओ, ऐसे क्लिक करता हूं, डेंसर की रेयर, ये डेंसर, ये रेयर है। अरे हाँ सर, अच्छा डेंसर से पहले लॉजिक मारते हैं, डेंसर से रेयर जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब है ना, एक बात तो समझ आ गई आंसर निकालने से पहले कि आंसर है ना r 30 से बड़ा आना चाहिए। ऐसे भी करके करके सिखाऊं, पूरा कर लिया होगा वैसे तो r 30 डिग्री। अरे हाँ सर, फॉर्मूला लगाते हैं n1 जिसमें से आ रही है, n1 उस वाले मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है, n2 वाले मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स जिसमें रे जा रही है। ये बातें याद रखना, लिखो मत लिखो, दिमाग में सेट होनी चाहिए। n1 है उस वाले मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है, n2 जिसमें रे जा रही है। खैर फॉर्मूला n1 कितना सर √2, i कितना सर sin 30, n2 कितना सर 1, r निकालना है √2 sin 30 की वैल्यू 1/2 sin r, बिल्कुल सही। r की वैल्यू आई, sin r की वैल्यू आई 1/√2, r की वैल्यू आई 45। क्या 45 30 से बड़ा है? मतलब जो पढ़ा अगर फॉर्मूला सही लगाया तो अपनी बात वैलिड होगी। तो आया 45, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। ये है 45, ये है 30, तो डेविएशन कितना हुआ? हुआ 45 - 30, 15 डिग्री। अगर डायग्राम के हिसाब से देखो तो देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे हाँ सर, या वैसे भी बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगे नहीं, जैसे ऑप्शन में दे रखा हो उस हिसाब से सोचना है। सोचो अगर डेविएशन का बेसिक सवाल आ जाए तो क्या n1 sin i = n2 sin r लगाकर बिल्कुल बिल्कुल इजी सवाल नहीं पूछा, n1 दे दिया, i दे दिया, n2 दे दिया, बताओ r क्या है, तो फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डेविएशन पूछा, हाँ सर तो n1 n2 और i पता हो तो r निकालना बड़ी बात नहीं है, और r पता हो जाए तो डेल्टा निकालना बड़ी बात नहीं है, और किधर शिफ्ट होंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी मुझे कोई चिंता नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मुझे पता है। यस और नो? यस सर। व्हाट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? आगे बढ़िए मास्टर, अरे सोच लो। ओके आगे बढ़ते, समझ आएगा सवाल हो गया सर, हो गया सर। 15 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है अब समझ गए इस बात को, क्लियर एकदम। एक और सवाल आ रहा है ढंग से करना, एक स्फीयर है। अच्छा जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी, कैसे नहीं समझे के लिए ये तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। हां मान लो कि एक गोला है, स्फीयर है, जिसका रेफरेंस इसमें मीडियम भरा हुआ है, वो है √3 का, उसमें एक रे गिरी है 60 डिग्री पर। अरे हां सर, अब रे अंदर घुसेगी फिर बाहर निकलेगी, तो क्या दो बार रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या दोनों बार डेविएशन होगा, तो बताओ नेट डेविएशन क्या है? समझ में नहीं आया? एक रे ऐसे गिरी 60 डिग्री पे, स्फीयर पे नॉर्मल कैसे डालते हैं आपके सामने है, इसका रेफरेंस √3 है, बाहर रेफरेंस √1 है। आपसे पूछा गया कि भाई अंदर जाइए अंदर से वापस बाहर निकलेगी, क्या दो बार डेविएट होगी? हां सर, दोनों बार का डेविएशन जोड़कर साइन को ध्यान में रखकर आपको नेट डेविएशन बताना है। ओके सर, नेट डेविएशन बताना है, घबराने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो बताओ, अरे बताओ लाल पीले नीले रेनबो, अरे हाँ, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अरे हाँ बताओ बताओ, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, टाइम दो 40 सेकंड्स, तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा, ट्राई करूंगा, करो टाइम चार्ज लाओ, कर सकते हो तुम लोग, होना वो काबिलियत तुम्हें है, हाँ कर सकते हो भाई, अरे शर्मा मत, हाँ अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, कर सकते हो, हाँ 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 भाई टाइम अप। ओके मैं बताता हूँ, जिससे कि वहां पे आई हो गया 60, ये अपना नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले क्वेश्चन लगाते हैं, जिसमें से गिरे वो n1 जिसमें जाए वो n2, तो n1 हो गया 1 sin i का मतलब sin 60, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू √3 * sin r। अच्छा हमें पता पड़ रहा है कि रे जा रही है रेयर से डेंसर, तो भाई ऐसे एंगल कम हो जाएगा। अरे हाँ अब देखो √60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू √3 * sin r, ध्यान से देखो तो r की वैल्यू आई 30, √3 को मार दिया, sin r की वैल्यू हाफ हाफ का मतलब r 30। ओके 30 60 में होना भी चाहिए 30 डिग्री। अगर तुम बहुत लॉजिकली सोचो तो क्या डेविएशन डेल्टा 1 भी आया 30 डिग्री, डेल्टा 1 आया 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर, अब सुनना, अब दूसरी तरफ टकराई, जहां टकराई वहां नॉर्मल अगर बनाना हो तो ऐसे बनेगा। अगर किसी ने नॉर्मल ऐसे बना लिया होगा हॉरिजॉन्टल, तो उसने गड़बड़ कर दी होगी, उसका आंसर 0 आ गया होगा। अगर किसी का आया तो ध्यान देना, गलती करी। अरे हाँ सर, नॉर्मल कैसे बनाते हैं सेंटर से, मतलब अब ये नॉर्मल है। अच्छा ये r ये r ये 30 तो ये भी 30, मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए n1 कितना है पहले बताओ, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए n1 कितना है? सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए देखो रे जा रही है डेंसर से रेयर। अरे हाँ सर, यानी कि रे ऐसे कुछ होगी, एंगल ज्यादा आएगा। अरे हाँ ये बात तो सर आप सही बोल रहे हो, क्या निकालते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए n1 कितना सर √3, बिल्कुल सही सर। i कितना sin 30 सर, ओके n2 1 sin r, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब r की वैल्यू कितनी आई √3/2, r की वैल्यू आई 60। लॉजिकली सोचो 60 पे डालो 30 पे निकलेगी, तो 30 पे डालो 60 पे निकलेगी, ऐसा समझो कैसे? अगर कोई भी ऐसे है ऐसे, ये आई आर, अभी एरो को मत बनाओ, ऐसा समझो ये आई आर, तो समझो आई पे डालोगे तो आर पे निकलेगी, आर पे डालोगे तो आई पे निकलेगी, उल्टा लो ना। अरे हाँ सब लॉजिकल है। अगर आप एंगल आई पे डालोगे, इसे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी भी बोल देते हैं कई बार, क्या मतलब उसमें, अगर आई पे डाल रहे हो n1 से और n2 पे आर पे निकल रही है, तो n2 में आर पे डालोगे तो n1 में आई पे निकलेगी। अरे फॉर्मूला तो वही है। अरे हाँ सर, तो 60 पे डाला 30 पे निकला, तो उसी में 30 पे डालोगे किस पे निकलेगी 60 पे। अरे हाँ अब देखो
नॉर्मल से 60 मतलब ये 60, तो सोचो ये डेविएशन हुआ डेल्टा 2, जो फिर आया 30 और फिर आया क्लॉकवाइज, तो डेल्टा नेट कितना आया सर 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आंसर है। और हम दोबारा रिफ्लेक्शन लगाना भी सीख गए और हमने स्फीयर भी ले लिया और हमें बात भी समझ आई। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर समझ तो आई सर, अच्छा भी लगा है सर, मजा भी आ रहा है सर, जोरदार है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का सही से लगा है सर, अच्छा लगा है सर, बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल सही सर, मजा आ रहा है सर। ठीक 8:30 डेल्टा नेट 60 डिग्री क्लॉकवाइज क्लियर। इसका जीरो आना जल्दी करिए, नॉर्मल बनाने में जल्दी करिए। तो बेसिक सी और बेसिक सी आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए और फिर आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बेसिक से चलो तो सब क्लियर होगा। डेविएशन क्या होता है, ये बेसिकली डेविएशन और एनर्जी हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया। अच्छा क्या है उसमें डायग्राम बनाओ आंसर आएगा। और ये एन1 डालो आई पे, एन2 आर पे, तो एन2 डालो आर पे, तो एन1 आई पे, लॉजिकल है, फार्मूला तो एक ही है। क्लियर सर? बोले सवाल और कौन सा दोनों समझ आए? कैसे सवाल भी बन सकते हैं? हां बन सकते हैं। उसमें क्या है, मैं रूट 2 ले लूं, एंगल कुछ 30 ले लूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं, मतलब 45 ले लूं, कर सकता हूं। उसमें क्या है? अरे हां ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हां सर चल गया सर, बात समझ आई सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हो गया आंसर आ गया, मार दो, तो मैं समझ गया कहानी। अब देखो अब पता है अपन क्या पढ़ने वाले। सुन, अपन जैसे मान लो तुमने देखा होगा बाल्टी लो, उसमें नीचे सिक्का रख दो, तो क्या सिक्का थोड़ा ऊपर नजर आता है? बाल्टी लो उसमें सिक्का नीचे रख दो, क्या उसमें बकेट लो उसमें नीचे सिक्का रखो, क्या सिक्का ऊपर नजर आता है? हाँ एक मिनट, पानी भर रखा है अपन ने, ऐसे जो थाली में कहा पानी नजर आता है, बकेट में पानी है। हाँ कैसे पता बकेट, क्या पानी में देखो बकेट छोटी हो गई? हाँ ऐसे तो बड़ी लगती है, छोटी लगती है, तो सिक्का नीचे रख दो, धीरे धीरे कम लगता है। अरे हाँ सर इसको सर ने देखा है, वही हम पढ़ने वाले हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाने वाले। और आपको कहानी पूर्ण रूप से समझ आनी चाहिए कि n1 sin = sin r से अच्छा सा फॉर्मूला अपन निकाल लेंगे। ऐसे कि अपने को इमेज कहां दिखाई देती है, क्यों दूर दिखाई देती है, क्यों पास दिखाई देती है, ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। इसकी वजह से होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, तो वो कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर। अब देखो इसी का ऊपर नजर आता है, ऐसे समझो, उसे कहते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं? अपरेंट डेप्थ। पहले आप एक बात समझने का प्रयास करो, ध्यान से मैं आपको खुद ही बताता हूं। उसको देखो ऐसे, ये मान लो आपका सिक्का है, ठीक। अब समझो ये जो आपका सिक्का है, इस सिक्के की जो रियल डेप्थ है इसे कहते हैं डी, और ये कहलाती है रियल डेप्थ। अच्छा एक बात अच्छे से समझना, थोड़ी सी फील करना, हमारा ये फॉर्मूला तो लगना ही है n1 sin i = n2 sin r। प्रूफ को थोड़ा फील से समझना तो आपको बात समझ में आएगी। समझो मैं इसी के पास लिखा हूं ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन के पास, मैं अपनी आंख को थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, प्रैक्टिकली इतनी बड़ी होती नहीं है, मैं समझाने के लिए बड़ी बना रहा हूं। समझो एक बात, ये आपकी आंख है, क्या है आपकी आंख? आप इसको प्रैक्टिकली आपकी आंख बड़ी छोटी छोटी छोटी। एक बात समझो, जो भी अगर आप ऐसे परपेंडिकुलरली अपने सिक्के को देख रहे हो, तो आप एक बात समझ में आएगी कि सिक्के से जो रेज निकलकर हमारी आंखों पे गिरेंगी वो वही होंगी अगर हम क्या करेंगे, जो हम अगर हम अपनी आईज नॉर्मल के पास रखते हैं, ध्यान से सुनना, रखते हैं, तो जो रेज हमारी आंखों पर गिरेगी वह नॉर्मल के पास होंगी, मतलब पेरिक्सियल होंगी। ओ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जैसे मान लो मैं इमेज बनी, इमेज कैसे बनती है? दोस्तों आराम से हां, और भी कौन सी वाली तुम्हारी आंखों पे गिर रही है? हां और सारी आंखें मेरी आंख नॉर्मल के पास, जो आपके 99.1% आपके नॉर्मल के पास हो गया। अच्छा तो जो आंख के पास, जो नॉर्मल के पास जो रेज गिरेगी वो तो पेरिक्सियल होगी, तू समझना। एक रे तो मान लो जैसे सीधी आई, दो रे से भी लगा, बिल्कुल सीधी, जो सीधी आई उसकी आई क्या है? 0 और आर भी क्या है? 0। मान लो एक रे ऐसी आई, थोड़ी सी ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे गिरा, ये बोलो क्लियर? हाँ तो ये एंगल क्या हुआ? आई। अगर ये रे टकराकर ऐसे आर एंगल पे आंख पे गिर रही है, तो आर बहुत छोटी है, सोच के देखो, तो आर बहुत छोटा होना पड़ेगा, तो आई भी छोटा होना पड़ेगा। अरे हाँ आई एंड आर आर स्मॉल, तभी रेज आंख पे गिरेंगी। जिन रेज की आई बड़ा होगा वो रेज हमारी आंख पे गिरेंगी। तो हमारी आंख अगर नॉर्मल के पास है तो ऐसे होगी, अगर हमारी आंख नॉर्मल के पास है तो हमारी आंखों पे वही रे गिरेंगी जिनका आई स्मॉल होगा, मतलब रे कैसी होगी? पेरिक्सियल। कैसी सभी जो नॉर्मल के आसपास है वो तो पेरिक्सियल होगी, और टकराकर हमारी आंखों पे गिरेंगी। हाँ सर ये बात आप सही कह रहे हो। अब इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करो, टक 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 टक, यहाँ तो सोचो हमारी आंख को सिक्का नीचे नजर आएगा कि ऊपर, ये कहलाएगी इमेज, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कहलाएगी डी डैश, और ये डी डैश कहलाएगा अपरेंट डेप्थ। ये डी डैश कहलाएगा अपरेंट डेप्थ। इसीलिए हमें सिक्का ऊपर नजर आता है, क्योंकि पानी में डेंसर से एयर जाती है तो हमें फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होता है, इसलिए इमेज। अच्छा इमेज से दो ऐसे नहीं, बहुत सारी जो आपको घेरे हुए बस पेरिक्सियल है। अरे हां सर अब मुझे डी डैश और रिलेशन निकालना। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अच्छा की बात, ये आई तो ध्यान से देखो, ये भी आई। अच्छा ये आर तो ध्यान से देखो, तो ये भी आर। हाँ सर अच्छा और ध्यान से देखो, ये दूरी मान लो x। ओके बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनना, रिलेशन को अच्छे समझना, फील आएगी। एक ट्रायंगल देखो आई वाले को, क्या 10i बराबर तुम्हें नहीं लगता लिखा जा सकता है x/d? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, 10i = x/d। क्या 10r, ध्यान से देखना, क्या 10r बराबर लिखा जा सकता है x/d डैश? अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सुनना, क्या i and r are small, therefore i is approximately sin i is approximately 10i, ऐसे ही r is approximately sin r is approximately 10r। अब जो मैं करने वाला हूं वो इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि i और r स्मॉल है। अगर i और r स्मॉल है, अगर है तो भाई बात तो सर आप सही कह रहे हो, तो 10i = x/d, 10i = x/d डैश। अच्छा क्या इसमें वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। तो लिखो भाई, ये अपना n1 मीडियम मान लो या n2 मान लो, तो क्या n1 sin i = n2 sin r? n1 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है, n2 जिसमें रे जा रही है। बात याद नहीं? ओके सर बात तो आपकी सही है सर। अब सुन, क्या sin i को 10i लिख सकता हूं? हां क्या n1 10i is approximately n2 10r, यहां की वजह से। हां सर n1 10i की वैल्यू x/d
टेनर की वैल्यू x by d dash, x ने x को मार दिया, d dash by d equal to n2 by n1. So the real formula is apparent depth upon real depth equal to n2 by n1. Equal to n2 by n1. Is that clear to everyone? Apparent depth upon real depth equal to n2 by n1. हाँ सर, यानी लिख सकते हैं d dash by d. याद रखें फॉर्मूला, पर याद रखें ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब रेज ऐसी हो, पैरेक्सियल कुछ ना बोला हो तो पैरेक्सियल मान लेना है. अरे हाँ सर, नहीं पढ़ना सुना लिखा हुआ रेशियो पैरेक्सियल. n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा n2 है उस वाले मीडियम का इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है. और हाँ, d और d डैश कहां से नापते हैं? आई से, ऑब्जेक्ट से कि सरफेस से? याद रखना d और d डैश नापते हैं. पता देता है पीछे पढ़ में ये फॉर्मूला कभी वैलिड है जब रेस कैसी हो, पैरेक्सियल. ओके, n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है. d और d डैश कहां से नापते हैं? d d डैश कहां से नापते हैं? सरफेस से. ऑब्जेक्ट से नापते हैं ना, आई से नापते हैं. ओके सर, इतनी बात फॉर्मूले के साथ प्रूफ की याद होनी चाहिए. कहानी जितनी अच्छे से याद होगी उतनी ज्यादा आगे फील आएगी. पॉइंट नेक्स्ट सोच लो. अरे पक्का? हाँ सर, उतारो चलो बिल्कुल, जैसे कि शाम उसके नंबर कम. चलो n2 n1 d dash by d भैया d dash और d कहां पे जाते हैं? सरफेस से. n2 वाले मीडियम जिसमें जा रही है, n1 जिसमें से आ रही है. रेस पैरेक्सियल होनी चाहिए. ये अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए. ओके, बता दिया क्या? बता नहीं, इंपॉर्टेंट याद हो गया. पहले इसको उतार लो, पहले उतार लो. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर. बात समझ आई सर, मजा भी आया सर. चलो भाई देखो रे भाई, वाह भाई. आओ, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हो गया, समझ आ गया, सब ये हो गया, आंसर आ गया अपना. d dash by d ये वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख रही हो. रेस टू d पैरेक्सियल. हां सर, n2 सॉलिड यूनिट जिसमें जा रही है, n1 सॉलिड यूनिट जिसमें से आ रही है. d और d डैश पे जाते हैं सरफेस से. ये उतार लो. तो फॉर्मूला ऐसे रखना भैया, पूरी ये पूरा ऐसे याद होना. ध्यान से सुनना. ये अपना t, ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपनी इमेज, ये अपना d डैश. क्लियर? तो d डैश by d इक्वल टू n2 by n1. तो पूरा पेज आपको विद फॉर्मूला विद डायग्राम याद होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद होने चाहिए, तब तुम इसके सवालों को कर पाओगे. अब फटाफट सवाल करो, फिर आ जाएगी. तो पूरा दिया, फिर आ रही इंपॉर्टेंट आ गया. सवाल कर, प्रैक्टिस कर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्रैक्टिस कर लेते हैं. डन, खत्म. अरे बोलो भाई, अरे कहानी समझ आ रही है क्या? हां सर, समझ आ रही है सर. सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर. चलो भाई आगे बढ़ जाएगा मास्टर. अरे मास्टर आगे बढ़ जाएगा. हां सर, बढ़ सकता है मास्टर, आगे बढ़ सकता है मास्टर. चलो भाई देखते हैं. चलो, ओहो सवाल आ गया जोरदार. एक आसान सवाल कराऊंगा पहले डायरेक्ट. अच्छा चलो करते हैं. सवाल करते हैं, ढंग से सुनना. एक ईगल है, दिखाई दे रहा होगा में. एक ईगल है, एक फिश है. फिश कहां रहती है? नदी में. ईगल कहां होती है? हवा में. ईगल सरफेस से 24 मीटर ऊपर है, फिश सरफेस से 36 मीटर नीचे है. डिफरेंस ऑफ अपना वाटर 4/3 है और अपना इसका एयर का 1 है. क्लियर? अब मेरे को बताओ, फिश ईगल को देख सकती है कि ईगल फिश को देख सकती है? दोनों देख सकती है. आंखें तो दोनों के हैं. तो सवाल ऐसा पूछा जाएगा, एक बार ऑब्जेक्ट होगा फिश, एक बार ऑब्जेक्ट होगी ईगल. अब पहला पार्ट सुन, डायग्राम आगे. द हाइट ऑफ द ईगल एज व्यूड बाय द फिश. पहला पार्ट करो. ये सवाल है, करो, ट्राई करो. द हाइट ऑफ द ईगल. जो फिश है उसको ईगल कितना ऊपर नजर आएगी? उसको ईगल कितना ऊपर नजर आएगी? चलो, उसको ईगल कितना ऊपर नजर आएगी? बताओ, उसको ईगल कितना ऊपर नजर आएगी? ये आपको बताना है. कर सकते हो तुम लोग. और टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम 30 सेकंड. फिर मैं बताऊंगा. फिर दूसरा तुमसे करवाऊंगा. द हाइट ऑफ द ईगल एज व्यूड बाय द फिश. कंफ्यूज मत होना. इसमें फिश है ऑब्जर्वर और ईगल है ऑब्जेक्ट. तो याद रखना, रे निकलती है ऑब्जेक्ट से. अरे हाँ, कंफ्यूज नहीं होना. इसमें ईगल है ऑब्जेक्ट और फिश क्या है? ऑब्जर्वर. चलो करो. अरे समझो. अरे कर सकते हो तुम लोग. वो हुनर, काबिलियत, वो इंसानियत में है. अरे बोलो भाई. अरे हाँ, अरे पक्का. चलो करके बता दो. अरे बोलो भाई. बताओ. बताओ. ईगल को फिश का ईगल क्या ऑब्जेक्ट वैसे देखो, ऐसे. ये भी सरफेस ऐसे मान लो, ठीक है? ये ऐसे. तो ईगल से निकली ऐसे. डेंजर से रेयर से डेंजर. डेंजर से रेयर से डेंजर. तो देख, थोड़ी सी नॉर्मल होगी. लॉजिकली आंसर कहता है कि आंसर ज्यादा आना चाहिए. ठीक है? अब देखो, n2 क्या है? फॉर्मूला है ये वाला. n2 by n1 बराबर d dash by d. अरे हाँ सर, n2 क्या है? इसमें रे जा रही है. रे किसमें जा रही है? 4/3 में. हाँ, n1 कितना? 1. d dash निकालना है. d रियल डेप्थ ऑफ द डेप्थ का मतलब बॉटम से ऊपर भी हो सकता है. तो जो रियल दूरी है ईगल की किससे? सरफेस से. वो 24 है. तो ठीक 24. तो d dash के लिए कितनी है? ये 8 3 24 हो गया 32 मीटर. अरे हाँ सर, बिल्कुल सही. तो ये आंसर आया. ये वाली वैल्यू आई कितनी? 32. तो आंसर 32 है क्या? आंसर 32 है क्या? क्या आंसर ज्यादा चाहिए था? आया. रे डायग्राम होता ज्यादा, इसलिए डायग्राम फायदा होता है. रेफरेंस मतलब आंसर ज्यादा आना है कि कम. अगर n2 n1 लेने पर तो पता चल जाएगा कि हमने चमत्कार किया है. इसलिए डायग्राम थोड़ा सोच समझ लो. रे डायग्राम में आंसर ज्यादा आना है कि कम. आंसर 32 है क्या? नहीं. आंसर पूछा हाइट ऑफ द ईगल एज व्यूड बाय द फिश. तो फिश को ईगल कितना नजर आएगी दूरी पर? 32 + 36. सो आंसर इज 32 + 36 यानी कि 68 मीटर. अरे हाँ सर, बात तो समझ आई. 68 मीटर हाइट पर कौन नजर आएगा? नजर आएगा ईगल. किसको? फिश को. हाँ सर, पहला पार्ट अच्छा था. दूसरा पार्ट तुम कर सकते हो. वो हुनर, वो काबिलियत तुम्हें है. पहला ये पार्ट समझ आया कि नहीं आया? अरे ये पार्ट समझ आया कि नहीं आया? बोलो. हाँ सर, समझ तो आया सर. सही लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर. चल गया सर, एकदम अच्छे समझ आया. बोलो पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर. आगे बढ़ जाएं. अरे आगे बढ़ जाएंगे.
ऑफ द ईगल एज व्यूड बाय द फिश d dash इक्वल टू 32 मीटर। ये देखो, हाँ भाई पक्का? अरे सोच लो, आंसर आ गया 68 मीटर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब दूसरा पार्ट, द डेप्थ ऑफ द फिश एज व्यूड बाय द ईगल। अब ईगल देख रही है किसको? फिश को। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया फिश और ऑब्जर्वर कौन हो गया? ईगल। तो भैया ये बताओ रे कहां से निकलेगी? अब निकलेगी फिश से। अब निकलेगी फिश से। बताओ, अरे बताओ, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके नंबर काम बोलो। अरे बोलो, अरे हाँ बोलो भाई बोलो। आप रहिए सब बात समझ, पक्का? सोच लो, करो, अरे करो, अरे करो। ये तुम करोगे यार, कर सकते तुम लोगे। कोना को आगे आगे तुम है, कर सकते हो, करो करो करो। समझ रहे हो? 30 सेकंड आ जाओ। अरे बताओ, अरे हाँ। मेहंदी है रचने वाली, मेरे गाने पे ध्यान नहीं देना है, भटकना नहीं है, भाषा का भटकाना तुम्हें नहीं भटकना है। कोना को आगे तो इंसानियत तुम में है। चलो आ जाओ, क्वालिटी आ जाओ, बताओ। अब भाई फिश से ले लेते हैं, ठीक है निकली। लॉजिकली चलते हैं, क्या रही डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आंसर कुछ कम आना चाहिए। चलो देखते हैं। n2 1 n1 4/3 d डैश निकालना है। d की वैल्यू 36, d डैश की वैल्यू कितनी आई देखो ध्यान से। d डैश की वैल्यू ये आ गया अपना 4 9 36 और 9 27 मीटर, तो ये आया 27 मीटर। अरे हाँ सर, अब ईगल को फिश 27 में जाएगी, 27 + 24, 27 तो 27 से दूरी आती है। अरे हाँ क्या भाई, हाँ जो पढ़ा सुना बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से आंसर है 27 + 24। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया 51 मीटर, बिल्कुल सही। जो हमने निकाला, जो सोचा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, आ गया। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, आ गया सर, खत्म, डन सॉर्टेड। क्या तुम कर पाए थे? हाँ सर। अब सही कहूं तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल किया था, मैंने दोनों चेंज करके दिखा दिया, ईगल फिश थोड़ा सा अच्छा करके बताया आपको। ऐसे सवाल आएंगे क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अरे बोलो भाई, सर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे सर? आप सिखा कैसे नहीं कर पाएंगे? जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे, बोलो यार। अरे पक्का सर, बड़े पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आ गया सर। चलो एक और कर लो सवाल, ये सिंपल। ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। एक एक्वेरियम में एक मछली है, तुम मछली को देख रहे हो, मछली भी तुमको देख रही है। एक्चुअली इसमें फिश इन द नोज ऑफ द बालक फ्रॉम द वॉल ऑफ द एक्वेरियम आर 10 मीटर एंड 12 मीटर। तो जो एक्वेरियम की वॉल है वहां से 10 मीटर पीछे तो अपनी कौन है? थोड़ा ज्यादा होगा, 10 मीटर पीछे कौन है? बड़ा सा एक्वेरियम में मान लो 10 मीटर पीछे कौन है? अपनी अपनी फिश। और तुम्हारी नाक कितनी दूर है? 12 मीटर पे नाक। तुम्हारी नाक, फाइनल डिस्टेंस ऑफ द नोज एज व्यूड बाय द फिश, कंफ्यूज मत होना। तुम्हारी नाक ऑब्जेक्ट है और आंख फिश की है। अब सोचिए करना, बताओ फाइनल डिस्टेंस ऑफ द नोज एज व्यूड बाय द फिश। कर सकते हो तुम लोग? ओनर को आगे तुम्हें है, सो फाइनल डिस्टेंस ऑफ द नोज एज व्यूड बाय द फिश। बोलो, अरे बोलो, लाल में पीले में नीले। अरे सोच लो, अरे हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग? अरे बोलो भाई बोलो, नहीं करोगे? अरे कर सकते हो ना, बताओ कर सकते हो तो बताओ। 10 मीटर 12 मीटर, ओके सर। कोई देखो 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 देखो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत सुंदर। अब सुनते हैं, ऑब्जेक्ट ऑन नोज निकली रेस कैसे जा रही है? डेंसर से रेयर से डेंसर, तो थोड़ा सा ऐसे आएगा। आंसर ज्यादा आना चाहिए लॉजिकली। अच्छा n2 कितना? n2 कितना? वाटर है, वाटर का इंडेक्स कितना? 4/3। मैंने याद रखना 4/3। मछली तो पानी में जाती है ना? हां सर ठीक सर। तो देखो भाई n2 कितना? 4/3, ओके। n1 1, ओके। d डैश निकालना है। d ऑब्जेक्ट की दूरी सरफेस से 12, ओके। तो 3 4 d डैश 16। जो पढ़ा जो समझा सही है, दूर आंसर आया 16। पर फिश कितनी दूरी पर थी? 10 पर। तो आंसर कितना है? 26 मीटर। अरे कर पाए क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? हाँ सर, कर तो पाए सर, मजा तो आया सर। बोला आया कि नहीं आया? आया सर, बिल्कुल आया कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल नहीं आया। आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो, यस सर। कर सकते ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, करेंगे नाक पे ये वो ये बहुत अभी थोड़े सवाल कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। ओके सर, 26 मीटर जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके सर। ओ अब थोड़ा सा क्रिटिकल ध्यान से याद करो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। अभी तुमने ऑब्जेक्ट पढ़ा तो रियल था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे मिनट कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या सुनना ध्यान से। नीचे 4/3 12 मीटर पर रेस मिल रही है, पर ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ध्यान से, कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये मैं आपको पहले भी बता दूं। मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब जो n2 क्या है? n2 क्या है? फॉर्मूला भी लगे n2 n1 बराबर d डैश बाई d। कंफ्यूजन सिर्फ n2 n1 का होता है। बोलो n2 क्या है? बोलो बोलो, n2 1 है कि 4/3? n2 1 है कि 4/3? बोलो बोलो बोलो, n2 है 4/3। जो ऑब्जेक्ट 4/3 में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है n1 होता है, ये मैंने कभी नहीं बोला। इसलिए मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, ध्यान से सुनना। n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है। देखिए टॉपिक जा रहा हूं n1, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना भैया। n2 हो जाए ऑब्जर्वर, ऐसा कुछ नहीं रखना है। क्या रखना है? ताकि आपको कोई सवाल करना हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो, आपको रखना है n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, और n1 जिसमें से रे आ रही है। ऑब्जेक्ट कहां से लेने है? n1 क्या हुआ? 1 क्यों? जिसमें से रे आ रही है, जा किसमें रही है? n2। अपने थोड़ी सी फील के साथ करते हैं। ये जो रेस है ये कैसे जा रही है? रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। सर ये रेयर, ये डेंसर। अगर ऐसा है तो सोचो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होंगी। हां सर बिल्कुल होंगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होंगी, तो ऐसे आंसर आना चाहिए। यानी कि अगर मैं ढंग से सॉल्व करूं तो इमेज का आंसर ज्यादा आना चाहिए d डैश का। अगर मैं ढंग से सॉल्व कर रहा हूं और n2 से लिया है, अब सारे एडिशन सिखाई वो क्या दिया? n2 मैंने बोला n2 है वाले मीडियम का इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, ठीक है। n1 जिसमें से रे आ रही है, तो n2 क्या होगा इस वाले केस में? 4/3। ध्यान देना, n2 है 4/3, n1 है 1 इक्वल टू d डैश बाई d। d कितना? तो ऑब्जेक्ट की दूरी है, बच्चों तो क्या हुआ? दूरी तो सरफेस से 12 है, तो 12 3 ने 12 को मारा 4, d डैश की वैल्यू आई 16। क्या आंसर ज्यादा आया? अरे हाँ, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। जो हमने लॉजिकली सोचा डायग्राम से और जो आंसर आया बिल्कुल सही है। सोचा तो n2 n1 उल्टा लेता और हो जाती। इसलिए मैं कभी नहीं रखा था कि n2 या n2 और n1 का कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर से लेना देना है। n2 और n1 की बेसिक डेफिनेशन, n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है। अरे हाँ सर, आई मतलब कम आता है, आ जाए तो यहाँ आना चाहिए।
ध्यान से देखो, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी। रियल क्यों बोल रहा हूं मैं? इससे पहले तो इमेज बनी थी वो कैसी थी? वर्चुअल। जहां पर मिलती लगे वो वर्चुअल, जहां पर असलियत में मिले वो रियल। देख वर्चुअल की रियल इमेज बनी। हां, रियल इमेज क्या थी? जहां पर असलियत में मिले उसे कहते हैं रियल इमेज, उसे कहते हैं रियल इमेज। बात तो साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्लियर है क्या? अरे बोलो बोलो, क्लियर है क्या? सही चल रहा है सर, बिल्कुल सही चल रहा है सर, बढ़िया सर, जोरदार सर। ओके चलो भाई, ठीक, ये हो गया, आगे चलते हैं। देखो हाँ, आंसर आगे कितना है देखा? 16 देखा, 16 सही आया क्या? बिल्कुल सही आया 16। रियल इमेज क्रिस्टल क्लियर। क्या मतलब बेटा मैं कर सकता हूँ या इवन मैं कर सकता हूँ? हाँ सर, सब कर सकता हूँ मैं, क्रिस्टल क्लियर। ये 14 सॉल्व कराता हूँ मैं, खतरनाक सवाल है, मैं वो पसंद इसलिए कराता हूँ। ध्यान से खतरनाक नहीं, कंसेप्ट अच्छा सवाल। मान लो कि ना कभी होता है समझना, कसम एक्वेरियम में बना हुआ है, एक्वेरियम में तुमने बाहर गया, बारिश हो रही है जोरदार, तो एक्वेरियम में पानी बढ़ेगा, तो पानी का लेवल बढ़ेगा, और पानी का लेवल बढ़ा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो समझ मछली है, मछली अगर मैं डूब के मर जाऊँ, मछली अगर मैं डूब के मर जाऊँ तो भाई सरफेस का दौड़ रही 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे मछली से नहीं दौड़ रही, मछली डूब के मर जाएगी, पानी में रहती हो। लेकिन हाँ, तो सरफेस जो वाटर सरफेस है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही है। ये सवाल मैं बताऊँ, तुम्हें करना, ठीक, ध्यान समझो। और जो फिश है वो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड ऊपर दौड़ रही है, वो वेलोसिटी आगे तो करना। और मैं कहता हूँ तो ईगल है, वो भैया सोच मछली को खा जाऊंगी, वो आई 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अरे हाँ सर, खतरनाक सोच, ईगल भी दौड़ रही है, फिश भी दौड़ रही है, सरफेस भी दौड़ रही है, जोरदार सवाल मैं कराऊंगा। अब पहला पार्ट आपसे पूछे कि द अपरेंट स्पीड ऑफ द फिश फॉर द बर्ड। सोचो, अपरेंट स्पीड ऑफ द फिश फॉर द बर्ड, अपरेंट स्पीड ऑफ द फिश फॉर द बर्ड। बर्ड को फिश की क्या रफ्तार नजर आएगी? ओके सर, पहले तो आप एक मान लो कि मैं तो एक हाथ मान लेता हूँ स्टेशनरी, उसको फिश की क्या रफ्तार नजर आएगी वो निकाल दे। मैं बताता हूँ, फिश से ऐसे गई रे, ऐसे गई रे, इमेज यहाँ बनी। मान लो इस समय फिश की दूरी y थी, जो इमेज बनेगी उसकी दूरी होगी x। अच्छा ध्यान से समझना, फिश से जब ये निकली तो n2 कितना था 1, n1 कितना था 4/3, d डैश मान लो x, या इसे मान लो x, इसे मान लो y। समझना सवाल जोरदार है। तो d डैश क्या हो गया y और d क्या हो गया x, तो y बराबर क्या आ गया? ध्यान से देखो 3/4x। बिल्कुल सही सर, 3/4x बिल्कुल सही चल रहा है सर, सही लग रहा है। आप समझ, अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं तो ध्यान सुनना, dy by dt टाइम के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy by dt इक्वल टू 3/4 इंटू dx by dt। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, ये लिख सकते हैं। अच्छा dy by dt इक्वल टू 3/4 dx by dt, क्या dx by dt अगर बहुत ध्यान से देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है। हाँ, पर x को चेंज करने में तो फिश की रफ्तार रिस्पांसिबल है और इसकी सरफेस की रफ्तार रिस्पांसिबल है। सोच ले dx by dt क्या है? dx by dt वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। हाँ, और dy by dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। हाँ, x तो सरफेस ऑफ फिश की दूरी है ना, तो dx by dt क्या है? ध्यान से सोचो, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। यस सर, एंड dy by dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब सुन, dy by dt, dy by dt वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल टू 3/4 वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। ये बहुत शानदार बात थी, समझ में आ चाहिए। dx by dt, dy by dt, x को चेंज करने में सरफेस भी रिस्पांसिबल है। हां, अब सुन, वेलोसिटी ऑफ इमेज सरफेस की बता कितनी सर 2, 3/4, वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी 12, सरफेस की बता कितनी 2, और हां 12 - 2 10, ठीक है, 30/4 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आई 9.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये इमेज की रफ्तार उस आंख को नजर आएगी, उस आंख को नजर आएगी जो एयर में रेस्ट पर है, जो एयर में रेस्ट पर है ना, ये उसको नजर आएगी जो एयर में रेस्ट पर है। ओके, अभी ये की बात नहीं करी, अब जो एयर में रेस्ट पर है उसको इमेज फिश आगे नजर आएगी 9.5 से। परफेक्ट सर, सही बोले सर। तो ईगल पूरी तरह से नीचे से जा रही है 8 से, अगर ईगल रेस्ट पर होगी तो 9.5 से नजर आती है फिश, तो पूरी 8 से जा रही है। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर ईगल इज 9.5 माइनस ऑफ -8 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जबरदस्त सवाल, क्या सवाल, आंसर कितना आया? 17.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 35/2 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना, जबरदस्त सवाल है। अब सोचो उल्टा भी पूछ सकता था, व्हाट इज द अपरेंट स्पीड ऑफ द ईगल फॉर द फिश। उल्टी कहानी करी जाएगी, व्हाट इज द अपरेंट स्पीड ऑफ द बर्ड फॉर द फिश। शानदार सवाल है, शानदार शानदार सवाल है। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझो पहले इसको क्या करा हमने x और y माना, x और y इमेज सरफेस की रफ्तार और फिश की रफ्तार दोनों डिफरेंट है। x और y रिलेशन निकाला, n2 by 1 d/d से वो डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके इमेज की रफ्तार निकाल ली। तो इमेज की रफ्तार तो उसको नजर आएगी जब आंख रेस्ट पर हो एयर में। अरे भाई तो खुद नीचे आ रही है 8 से, तो वो और जुड़ जाएगी। हां सर, बात तो सर आपकी समझ आई, मजा भी आया। तो आप तो समझो, उल्टा दूसरा सवाल क्या होगा, मानो ना फिर तो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ सवाल बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। आपको ट्राई करेंगे, खुद करेंगे, किसी से डाउट नहीं पूछेंगे, खुद करेंगे, अपन कर सकते हैं। उम्र को काबिलियत तुम में है, यस और नो? यस सर, ये देखिए वाला तो हो गया, आंसर आ गया, समझ आ गया, 35/2 आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा पार्ट, द अपरेंट स्पीड ऑफ द बर्ड फॉर द फिश, उसका आंसर भी बता दे रहा हूं, ये रहा। वापस वही आंसर आएगा, एक बार चेक करोगे तुम लोग। वो क्लियर है क्या? अरे वो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, आंसर सही आएगा। करो, ये तुम करोगे, ये खुद करना है, खुद करना है। ये क्या बताऊं, बोलो, मैं कर दूं क्या, मैं कर दूं क्या? ऐसा लगा मेरे को करना चाहिए, ये खुद कर लोगे, खुद कर लोगे, ये कर दूं, कर लेता हूं, भरोसा नहीं तुम्हारा। x ओके सर, सही लगा, रफ्तार में करता हूं, ये x ले गई, ऐसे ले, आंसर तो दूर जाएगी सर, दूर आती आएगी तो सर, ये अपना y है सर, बिल्कुल सही। n2 अपना हो गया 4/3, n1 अपना हो गया 1,
डी डैश अपना y y by x y इक्वल टू 4/3x बिल्कुल सही। dy by dt की अगर अपन बात करें तो 4/3 dx by dt, dx by dt है वेलोसिटी ऑफ ईगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अपन एक काम करते हैं, फिर से ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो अपन देखें और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस यानी कि 2, 4/3 वेलोसिटी ऑफ ईगल यानी कि -8 -2। और हाँ सर सही चल रहा है सर, देखो लोड तो निकल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई देखो इधर 4/3 ये कितना हो गया, ये हो गया -40/3 +2। हाँ बिल्कुल सही, सही चलो ना, -40/3 +2 3 2 6, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई -34/3। हाँ सर -34/3, पर ये इमेज की रफ्तार उसको नजर आएगी जो आंख रेस्ट पर होगी। हाँ अब सोचो माइनस का क्या मतलब, इमेज ऐसे आ रही है नीचे और ये फिश इधर जाइए ऊपर, सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। हाँ भाई तो आंसर आया कितना -34/3। अगर ध्यान समझो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिशेस -34/3 -12, बिल्कुल सही। हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है सर। -34/3 -12 कितना हो गया ये 36/34, तो ये आंसर आया 36 हो गया, 36 70 -70/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर है। हाँ सर स्पीड ऑफ द बर्ड फॉर द फिश कैलकुलेशन से देख लो 4/3 by 1 equal to y by x y equal to 4/3x, ये हो गया vi -2 वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 4/3 वेलोसिटी ऑफ ईगल इज -8 -2, ये भी सही है। तो आंसर तो अपना सही है, ये सही जो भी मैंने करा है, हाँ सही करो ना, तो 34 और 36 70 तो 70/3। अरे हाँ बोलो, हाँ सर ये आंसर है, ये सही है एकदम। अरे पक्का, हाँ सर देख लो बस कैलकुलेशन सही लिखी मास्टर ने। हाँ सर बोल दिया क्या, अरे सोच लो। हाँ सर बढ़िया सर। अभी नया सवाल करते हैं, अभी अपने देखिए कि पानी ऊपर जा रहा हो, अपनी टील भी नीचे आ रही हो, मछली ऊपर जा रही हो, सवाल कर दोनों वाली आईडी मैंने आपको करा दी, सवाल कर दी। बेसिकली जो अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन है, अपन क्यों ना रिफ्लेक्शन के साथ उसको मिला लें। अच्छा कैसे, ध्यान से देखो सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे। अच्छा हाँ सर देखो ध्यान से, तो रिमेंबर फिश विजिबल टू ऑब्जर्वर आल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन इमेजेस। एक्चुअली आप समझो ये कंटेनर है जिसमें फिश रखी हुई है, फिश अपर लेवल तो वाटर से 30 सेंटीमीटर नीचे 36 और नीचे में मिरर ऐसे, समझो ये क्या है, ये मिरर ऐसे, ये मिरर नीचे लगा हुआ पूरी सरफेस पे, आप ऐसे समझो ये पूरा मिरर है, ठीक। ओके सर ये मिरर समझ आ गया सर हमको, ये मिरर। अच्छा ठीक है, अब तुम ध्यान से तो आंख जो है, आप पहले समझो कि इस ये जो आंख है, ये जो आंख है और यानी कि ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को फिश की कितनी इमेजेस आएंगी, मेरा पहला सवाल ये है। मेरा पहला सवाल ये है कि इस ऑब्जर्वर को फिश की कितनी इमेजेस नजर आएंगी। बोलो भाई इस ऑब्जर्वर को फिश की कितनी इमेजेस नजर आएंगी, पहला सवाल ये है। अरे बता दो, अरे सोच लो, ध्यान से सुनो, इमेजेस नजर आएंगी ऑब्जर्वर को कितनी, 1 2 की 3, बोलो नंबर ऑफ। मेरा पहला सवाल है, सवाल चालू करने से पहले कि नंबर ऑफ इमेजेस सीन बाय ऑब्जर्वर। ऑप्शन दे रहा हूं A 1 B 2 C 3 D इनफाइनाइट। बोलो भाई ऑब्जर्वर को कितनी इमेज नजर आएंगी, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई कितनी। अनिता बसंती चंपा डॉली, बोलो फटाफट क्या आंसर है। अनिता बसंती चंपा डॉली, अनिल दीपक चंदू चंदू अनिल बबलू चंदू दीपक, बोलो हाँ बोलो। अरे हाँ हाँ पता कितनी नजर आएंगी, 2। पहले तो सोचो 2 क्यों, आंसर है 2, दिस इज करेक्ट, 2 ही नजर आएंगी। पहले उन्होंने 3 बोला, पहले इनफाइनाइट बोला, ये बोला तो बिल्कुल गलत है। 3 भी कोई लोग सोच सकते हैं, ध्यान से समझो क्यों सोच सकते हैं, वो भी आपको सवाल की समझ में आ जाएगा। एक रे तो फिश निकल डायरेक्ट आ जाएगी आंख पर, एक रे होगी जो टकरा कर नीचे से फिर आएगी आंख पर। और हाँ सर ये 2 इमेज नजर आएंगी। अब डायरेक्ट करना हो, परेशान मत हो, मेरा से जो इमेज बनेगी बीच में वो आदमी को नजर नहीं आएगी, आदमी को नजर आएगी, उसकी आंखों पे गिरेगी। तो रे 2 तरीके से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके आई, एक जो पहले मिरर पे गई, मिरर टकराई फिर वापस आई। ये 2 ही प्रकार की रे हैं जो आदमी की आंखों पे गिरेंगी, तो आदमी को इमेज भी 2 ही नजर आएंगी। रियल सवाल ये है कि इन दोनों इमेजेस के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। रियल सवाल ये है कि इन दोनों इमेजेस के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर चलो सुनो, आप समझो उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझते हैं। आओ ये डायग्राम को बनाते हैं और समझते हैं। देखो ये अपना मिरर, देखो क्या पहली इमेज रे ऐसे गई और ऐसे गई, समझ में आया। रेयर से जा रही, डेंसर से जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमेज यहां बनी। और हां फॉर्मूला लगाओ n2 by n1 बराबर d dash by d। यस सर n2 by n1 बराबर d dash by d। n2 कितना सर, n2 है 1, n1 है 4/3, d dash निकालना है, d की वैल्यू है 36। यस सर बोलो यार, यस सर कितना हो गया, ये तो कर रहा हूं। हां तो 9 4 36 और d dash कितना होगा 27। मतलब पहली जो इमेज बनी वो बनी 27 सेंटीमीटर पर। क्या ये आदमी को नजर आई? हाँ सर बिल्कुल नजर आई। पहली केस क्लियर, पहला केस क्लियर एकदम। अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर हाँ सर चलो तो आगे चलते हैं। पहला क्या है, बिल्कुल आ जाओ 27 सेंटीमीटर। दूसरा केस समझना, रे फिश से निकली, मिरर से टकराई, तब फिश की इमेज मिरर में बिल्कुल नीचे बनी, बिल्कुल बनी सर। ये देखो कितना नीचे बनी, 36। आप समझना, कंफ्यूज मत होना। अभी अभी ये 36 सेंटीमीटर वाली मिरर के नीचे वाली इमेज है, ये आदमी को नहीं दिखी, ये तो उसको दिखेगी जो पानी के अंदर होगा, यानी फिश को खुद को। पर हमारा ऑब्जर्वर तो पानी में नहीं है, नॉर्मल ऊपर है। ये वाली रे अभी नहीं गिरी है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल, अभी फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाली रे कहीं तो गिरेगी, ये यहाँ मुझे नहीं पता, कहाँ पर देखते हैं। अब कंफ्यूज होना बिल्कुल सर, जो अपनी जहां से आ रही है वो तो सर पता नहीं मिरर के नीचे है, वहां का क्या मीडियम है मैंने बात बताई है। जब भी फॉर्मूला लगाना रिफ्लेक्टिंग का, जब भी लगाना हो, n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है। हां सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो n2 उस वाले मीडियम का रिफ्लेक्ट जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है। अब देखो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ इस जगह पर, तो n2 क्या हुआ, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है सर 1 में, आगे इसमें से रही है 4/3 से, है ना। ये इमेज आपको नजर नहीं आई, इसलिए बोला था n2 है उस वाले मीडियम का जिसमें रे जा रही है। यहां चेक कर लो, ये हो गया n2, ये हो गया n1। अरे हां d डैश निकालना है। अब देखो ये आदमी कहां से लग रही है, 36 + 36 + 36। ओ माय गॉड, हाँ सर बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो 72 + 36, और ये हो गया कितना, ध्यान देखो 36 + 36 + 36। और हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अरे पक्का, अरे सोच लो, ठीक है तो 108। ओहो अरे 72 + 36 108 हुआ ना। हाँ सर
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल शानदार सर। कितना हो गया? 4 2 8 27। हाँ 27 हुआ ना? हाँ तो 7 4 28। हाँ ठीक है, तो डी डैश हो गया 27 into 3। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो 7 3 21 और 7 3 7 21 और 3 2 6 तो 81 से। ओह यहाँ कहीं इमेज बनी अपनी, लगा बहुत अच्छे से मैं तो कुछ ऐसा कंफ्यूज नहीं हो ना? थोड़ा सा और देखो, अभी टफ सवाल करा था। ये रही 81 यहाँ पे है ना? ये दूरी ये सेकंड इमेज ये 81। ये भी आदमी को नजर आई? अरे हाँ सर, नजर तो आई सर, बिल्कुल आई सर, 110% नजर आई सर। ओह तो जो दोनों इमेजेस बनी फिश की, इन दोनों इमेजेस के बीच की दूरी कितनी हुई देखो? 81 - 27 कितना हो गया? 11 - 7 4 और 7 में से 2 5 54 सेंटीमीटर। अरे हाँ, पहली बार ये समझ में आ रही है कि दो इमेज बनी, बिल्कुल सही बात सर। फिर ये समझ में आ रही है कि उनके बीच की दूरी कहाँ बनी, फिर ये समझ में आएगा कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। कंफ्यूजन होना बिल्कुल सर। ये इमेज तो मेरे नीचे बन रही है, वर्चुअल से क्या फर्क पड़ रहा है? ये इमेज तो वर्चुअल है ना? अरे हाँ, तो उधर वोटर है कि नहीं है कि नीचे मिरर है कि क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात कह रहा था, L2 वाले मीडियम डिस्प्ले जा रही है, डिस्प्ले से आ रही है। अब सोचो कैसे सवाल टफ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। उसमें क्या ऐसी खास बात है? सोच के देखो। मैं सोच सवाल और टफ करना होता, मैं बता रहा हूँ, नहीं जरूरत। मैं मेरा कॉन्क्रीट की जगह कॉन्क्रीट ले लेता, क्या सवाल और टफ हो जाता? अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं सवाल में अगर सोच प्लेन ये भी सवाल प्लेन वाला कह रहे और सोच में मेरे को करना है, मैं प्लेन की जगह कॉन्क्रीट ले लूं, कॉन्क्रीट की जगह कॉन्क्रीट ले लूं। अरे तुम करना तो वही है, क्या करना है? भाई एक तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, हां सर, और दूसरा पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन प्लेन का हो सकता है, कॉन्क्रीट का हो सकता है, दोनों ऐसा भी हो सकता है। फिर मैं बोलना क्या चाहूंगा? बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। सवाल टफ हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, फील आनी चाहिए कि सवाल बन सकते हैं। सवाल कौन सी ऑप्शन चाहिए उसमें? कौन सी ऑप्शन चाहिए? बात समझ आनी चाहिए कि पहले रिफ्लेक्टर होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा और ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन कोई भी हो सकता है। हां सर, ये बात सर आप समझ पाए सर। अच्छा तो लग रहा है सर, बोलिए क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हां सर, बिल्कुल क्लियर है, फील के साथ पढ़ रहे हैं सर, मजेदार पढ़ रहे हैं सर। अरे पक्का? हां भाई, तो ऐसा सवाल बन सकता है। n नंबर्स इतने भी आपको फील आनी चाहिए। बहुत ज्यादा मैं उससे यहाँ पॉइंट नहीं है, बट हाँ अगर दूसरा है तो पूछ सकता है। बेसिकली वहां कैलकुलेशन बनाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी होने वाली है। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। आगे बढ़ो चलो भाई। और 2 इमेजेस फिट आंसर सही आएगा, लिखना तो। अरे क्या हुआ, चलेगा? 2 इमेजेस 54 सेंटीमीटर जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके अभी इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपने सुना स्लैब। आपने उसका भी कोई लेवल में भी देखा स्लैब। स्लैब सिंपल सी बात नहीं क्या है? स्लैब बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, दो ऐसे पैरेलल सरफेसेस है, बेसिकली ग्लास की स्लैब है और इसमें कोई रॉकेट जैसे ऐसे ये स्लैब उसे बोलते हैं, उससे शिफ्ट आती है, उसे बोलते हैं शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। क्या बोलते हैं? शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। ठीक है, तो शिफ्ट फ्रॉम स्लैब की बात करते हैं, ध्यान से समझते हैं अच्छे से। शिफ्ट फ्रॉम स्लैब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम ध्यान से देखें तो। ठीक है सर, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल समझ में आ रही है, आप समझते हैं। मैं आज से इसका प्रूफ कराता हूं, बाकी मीटिंग में अपन कर सकते हैं। पहले समझिए, शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। अच्छा सर, ये स्लैब है, मान लो इसका इंडेक्स n है, यहाँ अपना ऑब्जर्वर है इस जगह, है ना? इस जगह अपना ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये ऑब्जेक्ट को वहीं ले जाएगा जहां पे रखा हुआ है, कहीं और नजर आएगा, कहीं और नजर आएगा, क्योंकि मैं स्लैब बीच में आ गई, स्लैब बीच में आ गई तो रेंज ऑफ नहीं गुजरेगी, रेंज ऑफ नहीं गुजरेगी, वो दो बार रिफ्लेक्ट होगी। कैसे देखो, मान लो ऑब्जेक्ट की दूरी स्लैब से x है, बाहर हमने एरिया मान लिया है, स्लैब का रिफ्लेक्टेड n है, स्लैब की थिकनेस t है। हमें कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता तो हमें दोबारा रिफ्लेक्शन लगाना तो आता है कि दोबारा n2 n1 बराबर d डैश d, क्या हमें लगाना आता है? हां सर देखो, तो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अब समझो कंफ्यूज हो ध्यान से। ये ऐसे गई, ये सारी फ्रैक्शन कैसे कर दिया, मुझे उसको नॉर्मल के पास ऐसे गई, फिर ऐसे गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इससे शिफ्ट हुई क्योंकि जा रही है रेखा से, मान लो से पीछे से आती है। क्या ये वाली इमेज आई डैश क्या आपको नजर आई? पहले बताओ मेरे को, क्या आई डैश आपको नजर आई? नहीं, ये डैश आपको नजर नहीं आई। आई डैश उसको नजर आती जो स्लैब के अंदर होगा, मेरा ऑब्जर्वर तो वहां है। अच्छा अरे फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, देखो तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अच्छा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये बताओ, n2 कितना? अरे n2 कितना? सर n1 कितना? 1। n2 कितना? n n1 कितना? 1। ओके सर, तो n2/1 n/1 इक्वल टू d डैश d डैश d डैश d डैश निकालना, मान लो दूरी हो गई अपनी d डैश। ओके तो d डैश बाई n d कितना x, तो d डैश हुआ nx। तो जो इमेज i डैश बनी वो सरफेस से nx दूरी पे बनी, बिल्कुल सही सर। अब ये इमेज i डैश सेकंड सरफेस के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब ये लेयर से लेंस जा रही है, लेंस से लेयर जा रही है, ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो शायद कुछ तो फाइनल इमेज यहां बनेगी, ये इमेज। ओह बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, ये बनी फाइनल इमेज। तो ये इमेज आदमी को नजर आएगी? हां i डैश नहीं आई, i नजर आई, दो रिफ्लेक्शन की बात कर। आई बनने के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? आई डैश। सरफेस कौन सी है? सेकंड वाली। तो बताओ n2 क्या है? बताओ n2 क्या है? अरे बोलो n2 क्या है? सर n2 है 1। n क्या है? n1 क्या है? n d डैश इसका भी निकालना है। और हां, और d कितना है? सर d तो ये टोटल दूरी होगी, ये टोटल दूरी कितनी हुई? nx + t। तो यहां रख दो nx + t, d डैश की वैल्यू क्या आई? x + t/n, x + t/n। अरे यस और नो, मतलब ये जो फाइनल इमेज की दूरी सेकंड सरफेस से आई, ये आई x + t/n। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अच्छा देखो, हमें इस चीज में जो निकालना होता है वो होता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब ऑब्जेक्ट जहां था वहां से कितना शिफ्ट हो गई इमेज। शिफ्ट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, तो शिफ्ट कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से। इसे बोलते हैं शिफ्ट ऑफ इमेज। क्या स्लैब नहीं होगी, ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पर नजर आता, पर स्लैब नहीं होगी, इतनी आगे सर गई, इतनी शिफ्ट हो गई। हां सर, ये बात तो आपकी सही है, इतनी क्या हो गई? शिफ्ट। ओके सर, इतनी शिफ्ट हो गई। अब अगर इतनी शिफ्ट हो गई तो ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझना। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। देखो ये शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट है ये देखो क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से लेकर यहां तक पूरी इस सेकंड सरफेस से क्या x + t है? अरे हां सर, तो जो शिफ्ट क्या है? x + t माइनस टाइम्स x + t/n। अरे हां सर, x + t माइनस x + t/n, और x ने x को मार दिया, बचा कितना? t 1 - 1/n। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? t 1 - 1/n। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, t 1 - 1/n, दिस इज द फॉर्मूला।
ओहो स्लैब के शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया T1 माइनस 1 बाई n। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले, ध्यान समझ ये फॉर्मूला के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आगे बढ़ेंगे अपन तो T1 माइनस 1 बाई n। ध्यान समझना ये फॉर्मूला ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। मतलब ऑब्जेक्ट की क्या दूरी है स्लैब से, इस बात से शिफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर दूर रखा हो तब भी शिफ्ट यही आएगी, ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर दूर रखा हो तब भी शिफ्ट यही आएगी, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो तब भी शिफ्ट यही आएगी। शिफ्ट कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। अरे हां सर, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलिए यार, अरे सोच लो, अरे पक्का मेरे साथ ये कहानी लंबी चलेगी। मैं इसी स्लाइड से चालू करूंगा, इसी स्लाइड से इसी जगह से वापस छोटी सी